बचपन से प्रकृति के आसपास इन चीज़ों को संवारने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी समाज में जहाँ भी जाते हैं, पेड़ पौधों की बातें करते हैं, पेड़ पौधों को प्लांटेशन करते हैं। इसी प्रकार से लोग हमें इन चीज़ों से, इन नामों से भी पुकारने की कोशिश करते हैं। और एक बार मेरे बगीचे में एक गोभी का पौधा लगवाया था, इसकी हाइट काफ़ी लंबी हो गई थी और धीरे धीरे उसको हम पालते गए, एक विशेष प्रकार का वो दिखने लगा। बाद में देखे कि 2 साल के आसपास उसकी हाइट 12 फीट के आसपास हो गई। तो इसी से लोगों ने फिर से एक नाम भी मेरे साथ जोड़ने की कोशिश की और इसी नाम को हम लेके भी चलते हैं। ऐसा लगता है कि इसी जब काम को कर रहे हैं तो इस नाम को भी लेने में क्या दिक्कत है। तो इस वजह से लोग आज मुझे पेड़ वाले गुरुजी के नाम से जानते हैं। हम उच्च हिमालय क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं और हिमालय में अमूमन देश दुनिया के लोग आते हैं, हिमालय को निहारने आते हैं, यहाँ की प्रकृति को निहारने आते हैं। और यहाँ के निवासी होने की वजह से हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि यदि इस हिमालय को हम नहीं बचाएं, हम अपने पूर्वजों से, जो हमारे पूर्वज जैसे गौरा देवी जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी, उन्होंने प्रकृति को संवारने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए अमूमन अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। उन लोगों से प्रेरणा लेकर हमको भी ऐसा लगा कि हमें भी प्रकृति के साथ रहकर, समाज में रहकर कुछ अपना अमूल्य योगदान जरूर देना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाला जनरेशन हम पे भी एक फ़ख्र महसूस करे कि किसी न किसी प्रकार से उन लोगों ने भी सीख के हम तक ये विचार पहुंचाए। और हमारा भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने आने वाले समाज के लिए इन चीज़ों को बताने की कोशिश करें। हिमालय अपने में ही एक विशाल का एक शब्द है। आस्था और विश्वास का केंद्र हिमालय सदियों से रहा है, ऋषि मुनियों से रहा है और आज तो हम मनुष्य गण में जीवन जी रहे हैं। और हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि हिमालय के प्रति जितने भी लोगों की विचारधाराएं जुड़ी हुई हैं, उन लोगों के साथ हम भी जुड़े, हमारे साथ, हमारे विचार के साथ दुनिया के अन्य लोग भी जुड़े, तभी जाकर इस हिमालय की सुंदरता और जो आधुनिकता धीरे धीरे लोगों के रहन सहन, खान पीन, सारी चीज़ें बदल रही है। और हिमालय से जितनी भी प्रकार की जो अमृत रूपी जल धाराएं जितनी निकल रही हैं, यदि इन चीज़ों को हम अपने विचारों से जोड़ कर नहीं रखेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य जल के लिए बहुत लालायित रहेगा। और हिमालय की जो सदा नीरा जो धाराएं बह के निकलती हैं, और इन चीज़ों की स्वच्छता, सुंदरता बनाए रखने के लिए हमारा एक अहम महत्वपूर्ण योगदान जरूर होना चाहिए। हमारी कोशिश तो ये रहती है कि जहाँ पे भी हिमालय के अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ पर खाली ज़मीन या उबड़ खाबड़ ज़मीन, बंजर ज़मीन दिखे, उन चीज़ों को किस प्रकार से हम हरियाली और खुशहाली में तब्दील करें, किस प्रकार से हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, इन चीज़ों का हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है। और शुरू में हमने एक छोटे छोटे वनों के रूप में इन चीज़ों को एकत्रित करने की कोशिश की कि जिससे कि एक संयुक्त वन बन सके और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को एकत्रित करने लगे हम लोग, और धीरे धीरे उनको वनों के रूप में कन्वर्ट करने लगे। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज हमें ऐसा लग गया कि 1 लाख से उसके ऊपर की संख्या चली गई। अब हम संख्या के दृष्टिकोण से नहीं जाएंगे, बल्कि हमें ये लक्ष्य निर्धारित करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और किस प्रकार से जोड़ें, चाहे वो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हों, चाहे स्कूल के हो, समाज के अन्य वर्ग के लोग हों, इन लोगों को जोड़ने के बाद ही तब जाकर हम हिमालय की बात कर सकते हैं। आज जब भी किसी प्रकार से किसी को घूमने फिरने या अपने समय को व्यतीत करने की एक विचारधारा उसके मन में उमड़ती है, तो अमूमन लोग हिमालय की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। और हिमालय के ओर बढ़ने की कोशिश करने के लिए कुछ चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अमूमन पहले भी हमने देखा कि उच्च भूग्यालय क्षेत्रों में लोग ज़्यादा ऊंची आवाज़ में लाल पीले कपड़े या जूते पहनकर नहीं जाते। इन चीज़ों का भी हमको आज ख्याल रखना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ लोग उच्च हिमालय क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो रैपर्स छोड़ के आ जाते हैं। तो धीरे धीरे यदि सुंदरता की ओर, यदि उसकी स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में लोग किसी न किसी प्रकार से हिमालय की ओर नहीं लौट के आएंगे। तो वहाँ के रहवासी लोगों का एक नैतिक दायित्व, आम जन जो शिक्षित लोग हैं उनका नैतिक दायित्व, और जो बहुत सारी संस्थाएं हिमालय के प्रति कार्य कर रहे हैं उन लोगों का एक नैतिक दायित्व भी बनना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से समाज के उन लोगों तक भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करें जो लोग हिमालय की ओर घूमने जाएं या अपना समय व्यतीत करने जाएं। इन
छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हिमालय आस्था और विश्वास का केंद्र है। बहुत सारे देवी देवता यहाँ पर लोग रहते हैं। यदि उन्हें भी स्वच्छता पर अच्छा लगेगा तो हमें भी, जब अब उसके आसपास के वातावरण हम स्वच्छ रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आने वाला भविष्य भी उन स्वच्छता के प्रति ज़रूर सोचेगा और ज़रूर हिमालय के प्रति हमारी सकारात्मक विचारधारा जिंदा रहेगी। बहुत सारी जितनी प्रकार की आपदाएं आते हैं, इन चीज़ों को हम नकार तो नहीं सकते हैं। प्राकृतिक देन है, किसी न किसी प्रकार से हमारी विचारधारा प्रकृति से टकरा रही होंगी, तभी तो इस प्रकार की आपदाएं आ रही हैं। इन चीज़ों को कम कैसे करें? जैसे उच्च हिमालय क्षेत्र में आपने देखते हैं कि धीरे धीरे ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ रहा है, गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं, इससे सड़कें चौड़ी हो रही हैं, अनावश्यक रूप से सड़कों की कटान हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं। तो इससे किसी न किसी प्रकार से एक असंतुलन बन रहा है। जब तक समाज, सरकार और आम व्यक्ति से इस प्रकार से सामंजस्य नहीं बनेगा, तब तक हम हिमालय की बात नहीं कर सकते हैं, हम जीवन की बात नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी हिमालय की उच्च सड़कें कट रही हैं, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें कर रही हैं, वहाँ से जो मकेंगे यदि सीधे नदी में जाएगा, नदी गंदा होगा, ऑब्वियसली हमारा जो एक जीवन धारा जल है वो ख़त्म होगा, पेड़ पौधे कटेंगे। तो इन चीज़ों के बीच में भी एक समतुल्यता बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर जितनी भी बड़ी संस्थाएं, मैं बात भी कर रहा था, चाहे वो आम जन मनुष्य हो या वहाँ के रहने वाले लोग हों या वहाँ पर निर्धारित रहने वाले लोग हों, जितने भी लोगों की विचारधारा हिमालय से जुड़ी हुई, हर किसी को अपना एक नैतिक कर्तव्य समझकर उसके प्रति ज़रूर सोचना चाहिए। तभी जाकर हम हिमालय की बात कर सकते हैं, हम आस्था और विश्वास की बात कर सकते हैं। और हिमालय भी वैसे भी हमारा नतमस्तक है और उसकी जो परिदृश्यता है वो हमें दूसरे देशों से भी सुरक्षा वहन करती है। और वहाँ की जो ठंडी हाल की बहुत सारी जो जलवायु है, हम लोगों को अपनी ओर ज़रूर आकर्षित करती है। तो इन चीज़ों के प्रति भी हमारे एक विचारधारा ज़रूर बननी चाहिए।